अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद जाफ़र। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम जो भी सरकारी ऑफिसरान हैं वो बिल्कुल पहले तो एंटी करप्शन को कुछ नहीं समझते थे, बाद में नैब को कुछ नहीं समझने लग गए। अब वो कोर्ट, इवन हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसको भी कुछ नहीं समझते हैं। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट के दो फैसलों की, और ये फैसले रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हैं। मतलब लोगों ने टेस्ट भी पास किया, इंटरव्यू भी पास किया, उनको ऑर्डर नहीं दिए गए। दोनों 2019 में आए। सबसे पहले आते हैं पीडीएमए पर, यानी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसमें ज़्यादातर लोग अब परमानेंट डिपार्टमेंट के नहीं हैं, इसीलिए ये भर्तियां की गई कि डिपार्टमेंट के आएंगे और जो डिपोटेशन पे आए हुए हैं तो शायद उनको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा वापस। लेकिन ये 2019 की पोस्टें अभी तक फिल नहीं हुई हैं। उम्मीदवारान ने तंग आकर 2021 में सीपी लगाई हाई कोर्ट में। अदालत ने सुना और फिर 16 दिसंबर को अदालत आलिया बलूचिस्तान ने डीजी पीडीएमए नसीर अहमद नासिर साहब को यह हुक्म दिया कि आज 16 तारीख है, 1 महीने में टेस्ट इनके हो चुके हैं, इंटरव्यू करें और फिर 1 महीने में इनको ऑर्डर दे दें। 16 दिसंबर से 16 जनवरी, आज क्या है, मार्च 16, मतलब 2 महीने ऊपर हो गए, अभी तक उनको ऑर्डर नहीं दिए गए। फिर दोबारा वो लोग चले गए कंटेम्प्ट में। कंटेम्प्ट के जो नोटिस था वो भी डीजी साहब को जारी किया गया। तो फिर सुनने में आया है कि उन्होंने 1 वीक का और टाइम लिया, मतलब 16 से अब 21 तक उनको टाइम मिल गया है, 21 डेट तक। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है। पीडीएमए जो डिजास्टर को टैकल करती है, अगर वो कोई 100 या 150 के आसपास भर्तियां वो अगर 3 महीनों में नहीं कर सकती तो वो डिजास्टर के साथ कैसे टैकल करती है, ये भी एक सवाल है। और कंटेम्प्ट बहुत सख्त होती है। अगर लोग समझें कंटेम्प्ट का मकसद, कंटेम्प्ट पर वजीर आजम घर चले गए हैं। कंटेम्प्ट बहुत बड़ा, पिछले चीफ जस्टिस जो थे आजकल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मधुखेल साहब, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह इस्लाम में एक तलाक है उसको हालांकि नापसंदीदा करार दिया गया है, लेकिन ये राइट दिया गया है इस्लाम में, इसी तरह जो कंटेम्प्ट है ये अदालत को वो तो दिया गया है इसका, लेकिन जज खुशी से नहीं देता, उसे इतना तंग किया जाता है कि वो बिलाखिर ये कदम उठाने पे मजबूर करता है। अब नसीर अहमद नासिर साहब तो एक ब्यूरोक्रेट हैं, वो यहाँ डीजी आए हुए हैं। अब सुनने में ये आया है, हमने उनसे पता भी किया उम्मीदवारान ने कि भाई ये क्या है। वो ये भी कह रहे हैं कि 16 और 17 में कोई गड़बड़ भी हो रही है। हमने उनसे पूछा तो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि भाई अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ तो इनको कैसे मालूम हुआ कि ये कुछ हो रहा है। तो और उन्होंने कहा कि मैटर स्टिल इज इन द कोर्ट। तो कोर्ट से फिर सुना है कि 1 वीक का उनका 21 तक डेट मिल गई है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। आखिर ये कोई इंटरव्यू तो हो गए थे जनवरी में ही, अभी तक क्यों नहीं दे रहे। तो उम्मीदवारान बार बार आ रहे हैं, फिर वो हमें कहते हैं, जब हम कुछ कहते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो इसलिए हमने डीजी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी आप तक रखा। दूसरा फैसला वो भी लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का है। कल 2 रुकनी मुअज़्ज़िज़ बेंच जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस अब्दुल्ला बलोच साहब ने, जस्टिस अब्दुल हमीद बलोच साहब ने ये दिया। उसमें ये था कि भाई 90% टेस्ट के मार्क्स हैं और 10% इंटरव्यू के। जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो 5 का पैनल था, 4 ने दस्तखत किए, 1 ने कहा कि भाई मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। अब पता नहीं 6 स्केल के लोग या उनसे वो कैसे मुतमईन नहीं है। अगर एक 6 स्केल पर एक MA वाला या BA वाला दे रहा है
तो उससे आप क्या मुतमईन हो सकते हैं? उसको आप कौन सा डीसी का चार्ज दे रहे हैं कि आप उनसे मुतमईन नहीं हैं? खुद पता नहीं कैसे सेक्शन अफसर तक पहुंचे हैं, किस तरीके से प्रमोशन लेकर, और पहले क्या कैसे भर्ती हुए। लेकिन खैर, दूसरों अपने वक्त मेरिट किसी को नज़र नहीं आता, दूसरों के वक्त फिर मेरिट का बिल्कुल मुख्तलिफ क्राइटेरिया बनाया जाता है। तो फिर अदालत ने कहा कि ये तो होता है, मतलब अदालत में अभी आपने देखा होगा मुख्तलिफ केसेस में कि होता है कि भाई अगर 10 रुकनी बेंच भी है तो 6 जिस जानिब जाएंगे वो उसी जानिब जाएगा, इधर 4 हैं और एक नहीं कर रहा, पूरा सिस्टम रुका हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि एक रूल बनाया हुआ है उन्होंने, उसमें यही है कि अगर एक नहीं करेगा तो भर्तियां नहीं होंगी। तो अदालत ने कहा कि भाई ये कैसे, आप क्या कह रहे हैं? तो जो उनके वकील थे अमानुल्लाह कंडरानी साहब, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप वेटो पावर दे रहे हैं एक को, मतलब अगर एक नहीं करता तो पूरा सिस्टम खराब हो गया। तो फिर जस्टिस साहब ने कहा कि ये याद रखो इस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, फिर यहाँ क्वेटा या जहाँ जहाँ डिवीजन पे मुतालका में तो लोगों के घर थोड़ी हैं, होटल में रहते हैं, और दूसरा 5 स्केल 2 स्केल 1 स्केल मैक्सिमम 11 स्केल पर जो लोग भर्ती हुए हैं, अब वो कोई इतने जागीरदार तो नहीं है कि वो अगर इतने होते तो इन स्केलों पर तो ना करते। तो इतना मतलब बहुत पैसा खर्च हुआ है, आप कुछ इंसाफ करें। और दूसरा ये तो एक बिल्कुल ही अकल ही नहीं मानती जब अदालत ये कहती है कि मेजॉरिटी हैज़ अथॉरिटी, लेकिन इधर अगर एक नहीं करता तो सिस्टम रुक जाता है। तो फिर अदालत ने ये किया कि क्योंकि 10 मार्क्स हैं, इंटरव्यू पैनल के 5 लोग थे, 2-2 मार्क्स एक को आ रहे थे, तो जो एक नहीं कर रहा था उसका कहा है कि उसके 0 कर दे। मतलब वो अगर उसने किसी को दिए या नहीं दिए, वो मतलब वो उसके कार्ड देने हैं आपने, मतलब जिन कैंडिडेट्स को उसने दिए हैं तो वो कार्ड देने हैं, वो मतलब अब 100 नहीं होगा, अब 98 होगा। तो ये क्राइटेरिया हुआ और कहा कि आप आज ऑर्डर जारी करें। लेकिन जो हमारी मालूमात है वो यही है कि कल वकील साहब ने भी कहा कि भाई ये तो कंटेम्प्ट की बनती थी, हमने 2021 में लगाई, आप लोगों को अदालत ने 1 महीने का टाइम दिया था कि करें, 22 में 3 माह हो गए हैं, आप अभी तक आप लोगों ने नहीं किए। तो तैयूब लैडी साहब को उन्होंने, जज साहब ने भी कहा कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो वकील ने भी यही कहा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है, तो हमने इस वजह से हम कंटेम्प्ट में नहीं गए। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब अदालत जिसको थोड़ी फेवर देती है या वो करती है, वो फिर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगती है। अब यही है, पीडीएमए वालों को हुक्म दिया गया, अब डीजी साहब हैं, डीजी साहब ने 2 साल या 3 साल होना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे अनासिर हैं जो उनको नहीं करने दे रहे। अगर कंटेम्प्ट लगेगी भी तो डीजी साहब को लगेगी, उसका कैरियर मुतनाज़ा बनेगा, कोई सज़ा होगी तो उसको मिलेगी, नीचे वालों जो काम खराब करते हैं उनसे किसने पूछना है। अब जो तैयब लहड़ी साहब हैं, अब ये कह रहे हैं, क्योंकि अदालत ने कल कहा कि उसका मिनिस्टर कौन था जब ये भर्तियां हुई, तो उसने कहा कि मिठा खान साहब थे, और कहा सेक्रेटरी, उसने कहा तैयब लहड़ी साहब ने कहा कि मैं खुद था। तो उसने कहा फिर तो अगर आपकी सुपरविजन में हुए हैं तो फिर तो सही होंगे, और अगर इसमें कोई गड़बड़ है तो आप हमें बता दें। उसने कहा नहीं सर, मुझे तो कोई ऐसी वो नहीं है तो कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है, बस वो नहीं कर रहा, इशू वो है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऑर्डर जारी कर दें आप। लेकिन कल गुजर गया, आज गुजर गया, नहीं हुआ। अब हमारी इतलात के मुताबिक पहले भी इन लोगों ने SNGT को लिखा था, क्योंकि अब पोर्टफोलियो चेंज हो गया, अकबर अस्कानी साहब आ गए हैं। अब वो कहते हैं कि भाई ये तो मिठा खान के दौर में हुई हैं, अब मैंने अपने लोगों को कंपनसेट करना है। और तो आपको पता है वो एक डीजी के लिए इतने नाराज़ हुए वज़ीर आला से कि फिर बिलाखिर उनसे जो है ना वो फिशरीज़ का पोर्टफोलियो ले लिया गया। अभी इसके PS हैं, वो सेक्रेटरी को इधर उधर जो है ना डरा धमका रहे हैं, सुनने में आया है कि भाई ये आपने बिल्कुल नहीं करना। सुना है मिनिस्टर का भी वो है कि भाई आप देखता हूँ कैसे होता है। मतलब ये है कि अदालत किसी खातिर में ही नहीं लाते। अब मिनिस्टर की जो वो होगी उसने अपने बंदे भर्ती करने हैं, फिर चाहे वो जैसे भी करे। अफसोस होता है। अब एक चलो आप कहें कि एक अफसर को वो करना, आखिरी उम्मीद अदालत होती है। ये उम्मीदवार बेचारे चंदा करके एक वकील को देते हैं, वकीलों की फीसें तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन क्या होता है खातिर में ही नहीं लाते। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। एक केस आया था मिनॉरिटीज़ का, ये कोई एडमिशन का था, तो BMC में इधर वो कह रहे थे कि इधर कोई पॉलिसी है कि
मिनोरिटीज़ के उन स्टूडेंटों को हम वो देंगे जिसके वालिद की इनकम लेस देन 30,000 या 50,000 होगी। तो जिसका हुआ है उसका झालावाड़ में भी हुआ है, तो आप ऐसा करें, वो बड़े अमीर लोग हैं उनको वहाँ वो करने दें, ये सीट हमें दें। तो यही 2 रुकनी बेंच था जस्टिस हाशिम काकड़ साहब और अब्दुल हमीद बलोच साहब पर जो मुश्तमिल था। तो इन्होंने कहा कि हाँ, तो इन्होंने कहा ये फ़ीस ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ हम अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे, ये तो लाखों में है। तो सिस्टम ऐसा है कि वो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने बोला कि कुछ आपका वालिद करेगा और हम जज मिलकर आपको वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। मतलब अब सिस्टम ऐसा है कि जजों को खुद से फीसें देने के लिए वो करना पड़ रहा है। सिस्टम इतनी हद तक कोलैप्स हो चुका है, इतना बदउन्वान हो चुका है कि अब जज साहब रिलीफ देने के लिए अपनी जो है ना इनकम से दे रहे हैं। ये बड़ा सवालिया निशान है। और अफसोस यही है कि अदालत जहां इतना दिल रख रही है वो थोड़ा डंडा भी इनको दिखाए, क्योंकि इनके मातहत और आम तो खैर अदालत से डरता है, उस पर तो पूरा एक पुलिस से लेकर हर कानून पाकिस्तान के आम आदमी पर तो जो है ना ऐसा भारी है कि इससे सख्त कानून कहीं नहीं है। लेकिन कोई सेक्रेटरी हो, कोई ताकतवर हो, वो ऐसा वो कर जाते हैं, हर जगह बच जाते हैं। अब यही है कि लाइव स्टॉक वालों को ये किया जा रहा है। अब तैयब लहड़ी साहब वो कर रहे हैं कि अगर यार मैं ये कर देता हूँ तो ऐसा ना हो कि मुझे सेक्रेटरीशिप छीन ली जाए, फिर मैं खुडे लाइन या CMIT में चला जाऊँ। तो वो भी अब ऐसे डिले टैक्टिक्स उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अब इससे क्या होगा? अब यही है, लोग फिर कंटेम्प्ट में जाएंगे और फिर जब कंटेम्प्ट लगेगी उसके बाद फिर इन लोगों को होश आएगा कि क्या इन्होंने किया है। ये बड़े अफसोस की बात है। अदालत आलिया से भी हमारी यही गुजारिश है कि आप समझते हैं कौन ईमानदार है कौन नहीं है। अगर किसी ईमानदार सेक्रेटरी को साइड लाइन किया जाता है, उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, तो काइंडली उसको रिलीफ दिया करें। तो अभी अकबर हरीफाल साहब जैसा जिसका एक नाम है, उसको खुडे लाइन ला में किया हुआ है। अब अगर यही समरी मैंने सुनाई, ऐसा करेंगे, सर्जेंटी को लिखेंगे, वो फिर यही जिस पर अदालत फैसला दे चुकी है यही फिर लाक हो जाएगा, फिर इसको डिले किया जाएगा ऐसे कर करके, ताकि किसी तरीके से कैंसिल करना है, मतलब हाई कोर्ट को कैंसिल करना है, फिर आगे जाना है। ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स है इन लोगों के, जो ये जान के, क्योंकि उम्मीदवारों में ज़ाहिर बात है कोई इतना पावरफुल हल्का तो हो नहीं सकता जो असिस्टेंट की या नायब कासिद की या कैमलमैन की करेगा, तो फिर ज़ाहिर बात है उनको ये लोग ऐसे ही जलील करेंगे। और इनके पास अगर कोई आखिरी उम्मीद है तो वो कोर्ट होती है। अगर कोर्ट के पास जो हथियार है वो फैसला तो दे चुकी है, उस पर तो अमल दरामद हो नहीं रहा, अब एक कंटेम्प्ट बचती है, शायद इससे कुछ हो जाए। और अगर नहीं करते तो हमारी गुजारिश है, खुदारा अगर आप लोगों ने नहीं देना होता तो आप पहले रेट मुकर्रर कर दिया करें कि भाई ये है। अगर कोई मेरिट पे आता है, कोई अगर डिपार्टमेंटल खुद नहीं लेता, कोई ईमानदाराना कोई कमीशन के थ्रू या किसी और प्रोसेस से आता है, तो आप खुदारा उसके साथ ऐसा जुल्म तो ना करें। और हम उम्मीद करेंगे कि इन लोगों को मज़ीद ना सताया जाए। और अदालत आलिया से हमारी यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके इनको कुछ तो वो करें, इनको कुछ तो डरो। ये किसी से नहीं डरते, एंटी करप्शन को ये बाईपास करते हैं। नैब तो पता नहीं कैसा इदारा बन चुका है। लोग तो कहते हैं कि जो चोर वहां जाता है वो उससे बड़ा चोर बन के निकलता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि क्या है, पली बरगैन पता नहीं क्या क्या ड्रामे वहां होते हैं। तो अब अगर कोर्ट में भी ये लोग ऐसे ही जाएंगे, खातिर में नहीं लाएंगे, फिर तो इस तबाहाल निज़ाम को फिर रह ही नहीं गया। इससे ज़्यादा क्या ख़राब होगा? पहले किसी और की नहीं सुनते थे, अदालत आखिरी उम्मीद थी, अब उसकी भी नहीं सुनेंगे, तो फिर क्या होगा? अब हमारी यही गुजारिश है, जो नहीं करता कंटेम्प्ट, कम अज़ कम अदालत के इख्तियार में ये तो है, कंटेम्प्ट तो लगा सकती है। इन लोगों पर जब तक कंटेम्प्ट नहीं लगेगी तो ये ऐसे वजीरों का वो करते रहेंगे और फिर कुछ भी नहीं होगा। तो हम उम्मीद करेंगे चाहे DGP DMA है वो उस चुंगल से निकलेगा और मेरिट पर लोग भर्ती करेगा और अपना जो कैरियर है उसको मुतनाज़ा नहीं बनाएगा। इसी तरह तैयब लहड़ी साहब से भी ये गुजारिश है कि अभी तक आपका एक अच्छा नाम है, अगर आप किसी मिनिस्टर के दबाव में आके या उसके PS के दबाव में आकर कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो फिर ये आपके कैरियर को बहुत मुतनाज़ा बना सकता है। और फिर वो तो चले जाएंगे, उनके तो साल 2 हैं, आप फिर सारी ज़िंदगी भुगतते रहेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि इन उम्मीदवारों को मज़ीद रुस्वा नहीं किया जाएगा और हक हकदार को मिलेगा। इजाज़त दीजिए साहब, अल्लाह हाफिज़।